एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 84। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? चलिए बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है। कौन है ये? यह है ऑस्ट्रेड। ठीक है, ऑस्ट्रेड ने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। अगला क्वेश्चन है, एलिसा का पूर्ण रूप क्या है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो एड्स में किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है एलिसा का फुल फॉर्म? ये होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, क्या होता है? सॉर्बेंट एसे। ठीक है, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये होता है एलिसा का फुल फॉर्म। क्लियर है? और इस टेस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है आप जानते ही हो, एड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम संवत और शक संवत में 136 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 136 वर्ष का। तो आपको याद रहना चाहिए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है शक संवत की शुरुआत। शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईस्वी में। कब हुई थी? 78 ईस्वी या एडी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है? यहाँ पे एडी और बीसी में कंफ्यूजन होता है। तो 78 बीसी नहीं है, 78 एडी है। ठीक है, और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था 57 बीसी में। क्लियर है? अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो आपको 136 साल का मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ था? ये 1999-2000 में लागू हुआ था। ठीक है, कहीं आपको 99 मिलेगा, कहीं 2000 मिलेगा, कहीं दोनों मिलेगा। तो ध्यान रखना है जो आपसे पूछा जाए वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचयिता कौन है? ये तो आसान सा क्वेश्चन मिल गया आपको। अकबरनामा के रचयिता बहुत बार आपने पढ़ रखा है। कौन है? यह है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल, इन्होंने ही लिखा है अकबरनामा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर को कहां से जोड़ती है? NH44 जो है यह श्रीनगर को किस जगह से जोड़ता है? कौन सा जगह है वो? वह है कन्याकुमारी। ठीक है, नॉर्थ में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी, इन दोनों को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा जो NH है वह NH44। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। जनरली आपको 1350 ग्राम मिलेगा। ठीक है, पर एक रेंज आपको पता होना चाहिए 1300 से 1400, क्योंकि कुछ एग्जाम के ऑप्शंस में मैंने 1400 भी देखा है, कुछ में 1300 भी देखा है, और इन जनरल जो रहता है वो 1350 रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए? ये तो आप जानते हो, राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का अर्हता का चर्चा किया गया है? यह है अनुच्छेद 58। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हिप्सोमीटर का किस चीज को मापने में इस्तेमाल किया जाता है? हिप्सोमीटर का इस्तेमाल किस चीज को मापने में किया जाता है? तो हाइट या एलिवेशन नापने में, ठीक है, हाइट मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइट या एलिवेशन मापने में, ठीक है, यानी ऊंचाई मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों का कोणीय दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो भी खगोलीय पिंड है, ठीक है, उनका कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हॉरिजन से जो उनका एंगुलर डिस्टेंस है, उस चीज को मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का? सेक्सटेंट का। अगला क्वेश्चन है, समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एवं भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? यानी ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान हो लेकिन उनका आकार यानी स्ट्रक्चर जो है वह भिन्न होता है, इसको कहा जाता है आइसोमर। क्या कहा जाता है? आइसोमर। ठीक है, अच्छे से इन सब चीज़ों को याद रखा करो क्योंकि आप लोग बार बार भूल जाते हो। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1760 में। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश और कौन थे? फ्रेंच। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अच्छा, एक्चुअल में ये वांडीवास है कहाँ? किस भारत के किस राज्य में स्थित है वांडीवास? ये है तमिलनाडु में। ये मैंने एक बार और पढ़ा रखा था। वांडीवास तमिलनाडु में है। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। तो इसमें जीत हासिल किसने की? आप सभी मुझे आज कमेंट में ये बताओ, वांडीवास युद्ध में कौन जीता था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल का जन्म स्थान कौन सा है? सरदार पटेल का जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था नाडिया, ठीक है, नाडियाड में हुआ था। नाडियाड कहाँ है? नाडियाड है गुजरात। ठीक है, तो नाडियाड गुजरात में सरदार पटेल का जन्म हुआ था। लेकिन कब हुआ था? सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था? सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो इनका जन्म 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई थी? सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई? कब हुई? 1950 में। सरदार पटेल की मृत्यु हुई थी 1950 में। इनका जन्म हुआ था 1875 में, यानी 75 सालों तक, लगभग 75-76 सालों तक ये जीवित रहे। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनका जन्म तो नाडियाड गुजरात में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु हुई थी मुंबई में। ठीक है, और मृत्यु मुंबई के एक हॉस्पिटल में इनका हुआ था। आपको ये बताना है इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी। सरदार पटेल की मृत्यु किस कारण से हुई थी? किस कारण से हुई थी? तो इनको हार्ट अटैक आया था। ठीक है, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? सरदार पटेल को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? कब किया गया था? 1991 में। तो ये सारे क्वेश्चन हैं सरदार पटेल के जीवन से जो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? कौन सा नदी है? यह है फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है?
आपने देखा फल्गु नदी के किनारे इसका निर्माण हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है? अब तो बहुत लोग पहुंच गए होंगे आंसर तक, क्योंकि फल्गु नदी अगर मिल गया उनको, ये भी पता चल गया होगा कि ये गया के थ्रू बहती थी। ठीक है, तो इनका जो मंदिर है यानी विष्णुपद मंदिर जो है, इनका निर्माण कहाँ हुआ था? गया में फल्गु नदी के किनारे हुआ था। अब आपको बताना है इसका निर्माण किसने करवाया था। विष्णुपद मंदिर जिसका निर्माण गया के फल्गु नदी के किनारे हुआ था, आपको बताना है किसने करवाया था। किसने करवाया था? अहिल्याबाई ने। ठीक है, अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। अब आपको बताना है रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी। रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? तो रानी अहिल्याबाई जो थी यह इंदौर की रानी थी। ठीक है, कहाँ की रानी थी? इंदौर की। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम तत्व जो है वह टेक्नीशियम। क्या है? टेक्नीशियम, ये है मानव निर्मित प्रथम तत्व। अगला क्वेश्चन है सावाक कहाँ की गुप्तचर संस्था है? सावाक कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो सावाक जो है वह ईरान की गुप्तचर संस्था है। कहाँ की? ईरान की। अगला क्वेश्चन है चलैया समिति का संबंध किससे है? यानी किस चीज से संबंधित था चलैया समिति? यह था कर बंटवारे से। ठीक है, कर बंटवारे से, यानी कर का बंटवारा किस तरह से होना चाहिए केंद्र राज्य के बीच में, इसी पर था चलैया समिति। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड शब्द का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? शुगर, अच्छा शुगर इंस्टीट्यूट सिर्फ हो गया है, यहाँ पे आप डालो शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन पे, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इसको SBI भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SBI कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा SBI का फुल फॉर्म सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता है, बल्कि शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी होता है। तो शुगर नहीं, शुगर कैन। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ क्लियरली, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो रहेगा बना हुआ हमेशा। ठीक है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट होता है, यानी गन्ना। हिंदी में लिखा रहेगा तो आपको तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे लिख लो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यानी SBI। ये कहाँ स्थित है ये आप बताओ। तो ये कहाँ स्थित है? ये कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपको वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलता है कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं और दोनों अलग अलग जगह है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है और आपके ऑप्शन में कभी कोयम्बटूर रहता है, कभी वो वाला रहता है जो अभी मैं पूछने वाला हूँ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कोयम्बटूर में क्या है और दूसरा वाला क्या है। तो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI ये कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शुगर इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? अच्छा वही है। ठीक है, SBI यहाँ मैं लिख देता हूँ। SBI की स्थापना यानी शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1912। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इसको बोला जाता है IISR। क्या बोला जाता है? IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च।
यही 2 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, दोनों गन्ना से ही संबंधित है लेकिन अलग अलग है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कब स्थापित हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कब स्थापित हुआ? कब स्थापित किया गया था? 1952 में। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। तो आपको अंतर समझना है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? जल्दी बताओ। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको भारत रत्न मिला था 1954 में, 1954 में। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा कि 1954 में जो भारत रत्न है उसकी शुरुआत हुई, 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन। ठीक है, इन तीनों को 54 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1955 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राग दीपक के गायन का समय क्या है? राग दीपक के गायन का समय क्या है? राग दीपक कब गाया जाता है? तो ये रात्रि में गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राग मेघ कब गाया जाता है? राग मेघ कब गाया जाता है? तो मेघ से आपको तो याद रह जाएगा, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है, राग श्री कब गाया जाता है? तो कल भी मैंने आपको 3 राग पढ़ाया था, आज भी मैं आपको 3 राग पढ़ा रहा हूं। इस तरह करके मैं धीरे धीरे सारा राग पढ़ा दूंगा। तो राग श्री कब गाया जाता है? तो राग श्री गाया जाता है शरद ऋतु में सूर्यास्त के समय में। कब ये गाया जाता है? शरद में। ठीक है, सूर्यास्त के समय। क्लियर है? तो आज का राग जो 3 राग है वो कौन कौन सा है? राग दीपक, राग मेघ और राग श्री। राग दीपक रात्रि में गाया जाएगा क्योंकि दीपक का जरूरत रात में पड़ता है। वहीं पे राग मेघ का अगर बात करें तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आसान है, याद रह जाएगा आपको। और राग श्री कब गाया जाता है? तो यह सूर्यास्त के समय गाया जाता है, स्पेशली शरद ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? हेनरी ड्यूनांट को। ठीक है, हेनरी ड्यूनांट को दिया गया था। कहाँ के हैं हेनरी ड्यूनांट? ये स्विट्जरलैंड के हैं और इनको शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ ही एक और इंसान को दिया गया था, वो है फ्रेडरिक पेसी। क्या नाम है इनका? फैसी नहीं, पैसी है इनका। फ्रेडरिक भी आप याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फ्रेडरिक पेसी। ये कहाँ के हैं? ये हैं फ्रांस के। तो हेनरी ड्यूनांट ये स्विट्जरलैंड के हैं और फ्रेडरिक पेसी ये फ्रांस के हैं। इन दोनों को दिया गया था शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार। यहाँ पे हेनरी ड्यूनांट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार तो रेगनर फ्रिश को। किसको दिया गया था? रेगनर फ्रिश को। ठीक है, रेगनर फ्रिश को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र का। अच्छा, इनके साथ एक और थे। ठीक है, सिर्फ रेगनर फ्रिश नहीं थे, इसलिए मैं दोनों लिखता हूँ। ठीक है, 2 लोगों को दिया गया था। एक तो हो गए आपके
सॉरी, एक हो गए आपके रेगनर फ्रीस, और दूसरे कौन थे, ये थे टिनवर्जेन। क्या नाम था इनका, जैन टिनवर्जेन। ठीक है, यह वर्गन भी कहीं कहीं लिखा रहेगा टिनवर्गन, तो आपको याद रखना है टिनवर्जेन या टिनवर्गन और रेगनर फ्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, एक नैनो 10 की घात में कितना होता है? एक नैनो 10 की घात में कितना होता है? कितना होता है? 10⁻⁹। अगला क्वेश्चन है, एक पीको 10 की घात में कितना होता है? नैनो 10⁹ हो गया, पीको होता है 10⁻⁻12। ठीक है, और फेमटो कितना होता है? एक फेमटो 10 की घात में कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 10⁻⁻15। ठीक है, तो तीन आज आपने पढ़ा, नैनो, पीको और फेमटो। तो नैनो तो लगभग सबको याद रहता है, पीको और फेमटो में कंफ्यूजन होता है। पीको होता है 10⁻⁻12 और फेमटो होता है 10⁻⁻15। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मल्लपुरम तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मल्लपुरम तट मंदिर, मल्लपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? नरसिंहवर्मन सेकेंड ने। अगला क्वेश्चन है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मैंने आपको कल बोला था कि आपको यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक, सिर्फ कैलाश मंदिर अगर देगा, इसका मतलब वो हो गया एलोरा का कैलाश मंदिर। वहीं पे दूसरा आपसे पूछा जाएगा कांची का कैलाश मंदिर। तो आज मैं कांची का कैलाश मंदिर आपको पढ़ा रहा हूँ, जल्दी बताओ, कांचीपुरम या कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी करवाया गया था नरसिंहवर्मन सेकेंड के द्वारा। ठीक है, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण। और जो एलोरा में कैलाश मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राज प्रथम ने। ठीक है, किसने? राज प्रथम। ठीक है, या राज प्रथम, इन्होंने जो तंजौर में स्थित है वृद्धेश्वर मंदिर, उसका निर्माण करवाया था। सेकंड हो गया यहाँ पे, प्रथम। ठीक है, राज प्रथम। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।